मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा मेरा चैनल ETFs के रिगार्डिंग चैनल है, जिसमें मैं ETF से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करता हूं। चाहे उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेड करते हैं, क्या उसमें स्ट्रेटेजी जो भी मैं अपना बनाता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कि मंडे को मार्केट में क्या व्यू रहने वाला है। मैं कुछ ETFs के बारे में आज डिस्कस करूंगा, उस पर क्या मेरा व्यू है, मंडे को उसमें कहाँ पे बाइंग लेवल बनेंगे, क्या खरीदारी का मौका बनेगा, इन्हीं सभी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल्स पे, कि आप देखेंगे कि मंडे को जैसे कि PSU बैंक 20 एवं जूनियर 20, यानी जिसको आप लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं, इन दोनों में कहाँ तक गिरावट आएगी। ठीक है। और दूसरा था एक वीडियो था निफ्टी 20, बैंक 20 एंड सिल्वर 20 पे। तो लगभग मैंने 5 ETFs यहाँ पे कवर किए हैं और अभी मैं 3 ETFs और कवर करूंगा इसमें, कि मंडे को उसमें क्या व्यू रहने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं उसी ETFs को कवर करता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जिसमें ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो आज जो मैं ETFs कवर करूंगा, इन तीनों ETFs में काफ़ी गिरावट ऊपर से हो चुकी है। किसी में 15%, किसी में 19-20% तक की गिरावट हो चुकी है। अगर कोई ETF 20-20% अगर करेक्टेड है तो अब मौका नहीं बनेगा तो कब बनेगा मौका उसमें। क्योंकि आप अगर उसका फ्यूचर्स भी देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम गिरावट अगर 30% की हुई या 25% की हुई है, तो और मैक्सिमम गिरावट 10% की ही रह जाती है उसमें। और कितनी गिरावट, हाँ, मार्केट में कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी आती है कि अगर कोई ऐसा माहौल बनता है तो वो अलग मैटर है, लेकिन इतने गिरावट पे तो इन्वेस्टमेंट का ही मौका बनता है। खैर, मेरा ये कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने से खुद से डिसीजन लेंगे। मेरा वो व्यू है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट्स आता है कि सर किस में गिरावट हो रही है, किस में खरीदारी का मौका है, उसको बताइए। आप कम से कम डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे ही एक व्यू दे दीजिए कि इन सारे ETFs में खरीदारी का मौका बन रहा है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं अपने। तो इन्हीं चीज़ों को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, मेरा जो पहला ETFs होगा ऑटो 20। बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा ऑटो 20 में। ठीक है। तो ऑटो 20 का जो ये ETFs है, इसका मैं आपको चार्ट लगा दिया हूँ। ये वन डे के चार्ट में मैंने, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप वन डे में चार्ट क्यों लगाते हैं, या 3 आवर्स का चार्ट क्यों लगाते हैं, या वीकली क्यों लगाते हैं। देखिए, मैं क्यों लगाता हूँ वो भी मैं आज क्लेरिफाई कर देता हूँ। मैं इसलिए लगाता हूँ उस तरह का चार्ट कि जिस चार्ट में मुझे सारा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर विजिबल होना चाहिए। ऐसा कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है उसमें। अगर मुझे, जैसे कि मैंने ये वन डे का चार्ट लगाया, ठीक है, सिंपल दिख रहा है यहाँ, मैंने डे या डे शो हो रहा होगा आपको। वन डे का ये चार्ट है, इसमें मुझे क्या हो रहा है, क्या कि इसका जो सपोर्ट है वो मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है कि इसका सपोर्ट कहाँ आसपास बनेगा। इसका जो अभी जो ये ट्रेड कर रहा है 233 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका सपोर्ट लगभग बनेगा कहाँ पे, इसका सपोर्ट इसमें देख सकते हैं आप, अप्रॉक्स ये रहा 220, 225 के आसपास का इसका सपोर्ट बन रहा है। अप्रॉक्स 225 के आसपास का जो सपोर्ट है इसका, यानी 233 के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑटो 20। ठीक है। आप लोगों को चार्ट अगर विजिबल हो रहा हो तो आप देख सकते हैं गौर से, कि मैं चार्ट को और क्लियर दिखा देता हूं आप लोगों को। कई भाइयों का ये सवाल आता है कि सर चार्ट क्लियर नहीं दिखता है आपका। ठीक है, तो शायद अब विजिबल हो रहा होगा। तो इसका जो सपोर्ट है आप लोग सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि इसका सपोर्ट 225 के आसपास का इसका सपोर्ट है। क्योंकि अभी जो है ये एक टेम्पररी सपोर्ट जो यहाँ पे लिया हुआ है उसी के आसपास वो रुका हुआ है। ये एक टेम्पररी सपोर्ट है। क्योंकि कोई भी सपोर्ट टेम्पररी क्यों मैं कहता हूँ, कि जब कोई सपोर्ट पे एक ही बार चार्ट एक ही बार सपोर्ट लेके गया हुआ तो वो टेम्पररी सपोर्ट है। अगर 3 बार 4 बार 5 बार सपोर्ट ले लिया है तो वो सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है उसका। ठीक है, क्योंकि बार बार वहां से कोई ETFs मूव कर रहा है ऊपर की ओर, यानी वो परमानेंट सपोर्ट है। बहुत रेयर टूटता है। अगर टूटता है तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता हूं नहीं टूटता, लेकिन कम चांसेस होते हैं टूटने के। तो ये एक टेम्पररी सपोर्ट के पास अपना खड़ा है। ठीक है, इसीलिए इसमें गिरावट अभी हो सकती है। ठीक है, क्यों गिरावट हो सकती है, एक तो ये आप देख लिए कि यहाँ पे इसका सपोर्ट बनना 225 के आसपास जा सकता है। इसमें मौका मैं क्यों कह रहा हूं, पहले वो भी देखिए। क्योंकि इसमें गिरावट ऑलरेडी कितनी हो चुकी है, लगभग 18% के आसपास गिरावट हुई।
लेकिन उस दिन गिरावट 19% तक की हुई थी, लेकिन बाद में रिकवर हुआ तो 18% के आसपास ये डाउन है। तो अगर ये तो सेक्टोरियल है, ठीक है। सेक्टोरियल में मैंने ऑटो बीज में जो मैं बता रहा हूँ इसमें मिनिमम कोशिश कीजिए 6% के गिरावट पे ही अपना लॉट लगाइए, मिनिमम 6%। कई लोगों का कमेंट्स आता है कि सर मैं ऊपर फंस गया हूँ, बल्क बाइंग कर लो, तो ऐसा मत कीजिए मेरा हिसाब से। अगर आपको जानकारी नहीं है कैसे लॉट साइज बनाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ आप लोग उसको देखिए, ठीक है। एक बार गलती हम लोग इंसान है, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं है, सीखने से सीखते हैं, गलतियों से ही हम लोग सीखेंगे। मुझसे भी गलती होती है, बताने में गलती होती है। कई भाई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आपने ये गलत कह दिया, तो हो सकता है मैं इंसान हूं, हो सकता है गलती हो गई हो मुझसे, मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूं और उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। तो गलतियों से ही सीखा जाता है, कोई भी है, हम लोग सारे इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, तो गलतियां सबसे हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए घबराने को, अगर ऊपर भी फंस गए हैं, एक सर का क्वेश्चन था कि सर मैं फंस गया हूं ऊपर में, तो मैंने उनको यही जवाब दिया है कि आप ऊपर फंसे हैं तो सबसे पहला तो ये टेंशन छोड़ दीजिए कि आप स्टॉक में नहीं हैं, आप किसी सिंगल स्टॉक में नहीं हैं। कोई अगर यहां पे लेके फंस गए, बल्क बाइंग कर दिया उन्होंने, सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया, तो मान ली, तो पहला तो अब ये कंफ्यूजन छोड़ दीजिए कि मैं कोई सिंगल स्टॉक में नहीं हूं, मैं बंच ऑफ स्टॉक में हूं। इसीलिए ये टेंशन हटा दीजिए कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। नुकसान इंसान को तभी होता है इसमें मार्केट में जब तक आप किसी नुकसान को बुक नहीं कर लेते। अगर मुझे लॉस हो रहा है, अगर मैंने लॉस बुक कर लिया तभी मुझे लॉस हुआ, अभी टेम्पररी लॉस तो वो मुझे सिर्फ दिख रहा है मोबाइल में, जब तक मैं इसको बुक नहीं कर लेता तब तक वो मुझे नुकसान हुआ नहीं। इसीलिए टेंशन लेने कोई बात नहीं है, मार्केट फिर से रिवर्ट होगा, क्योंकि मार्केट का नेचर है कि अपने प्रीवियस हाई को हमेशा तोड़ता है। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, तो आपको वेट एंड वॉच करना पेशेंस के साथ, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन वो अपने प्रीवियस हाई को जरूर तोड़ता है, क्योंकि मार्केट का काम है ऊपर जाना। तो जब तक वो प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगा तो ऊपर कैसे जाएगा। तो मैं ये सारा जो अभी बोला ये उन्हीं भाई के लिए बोला जिनका ये सवाल था, जो सर मेरा क्वेश्चन किए थे, उन्हीं को मैं समझा रहा हूँ। कई लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा इतना पैसा फंस गया, इतना नुकसान दिख रहा है, घबराहट होती है। ऑफकोर्स होती है, लाजमी बात है, पैसा हर कोई मेहनत से कमाता है, ठीक है। तो दोबारा ये गलती ना करें। मैंने जो लॉट साइज वगैरह के लिए बताया है, मेरा स्विंग ट्रेडिंग का जो भी वीडियोस है 1 2 3 4 करके डे 1 करके है, उसको प्लीज विजिट कीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ऑटो बीज में आपको 18% के आसपास का करेक्शन दिख रहा है। इसमें लगभग, ये भी सेक्टोरियल है, इसमें भी 25% की गिरावट आम बात है, आराम से होती है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 6% के आसपास की गिरावट मिनिमम रखिए, कि इतना गिरावट होगी तो भी लॉट साइज लगाना है, ठीक है। तो चलिए ये देख लिया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऑटो बीज का वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी और गिरावट इसमें बाकी है, तो क्या इसमें जो खरीदार है वो इंटरेस्टेड है या नहीं, वो कहां से पता चलेगा, वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन से। तो अगर हम लोग इसका डिलीवरी पोजीशन देखते हैं, लास्ट डे का डिलीवरी पोजीशन क्या था, 74% के आसपास का डिलीवरी है, ठीक है। ये एवरेज है, कोई अच्छा डिलीवरी नहीं है बट एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज डिलीवरी पोजीशन है। इसका हम लोग वॉल्यूम भी देख लेते हैं, 2,15,000 का वॉल्यूम है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये एवरेज है, कोई खास ऐसा कि वॉल्यूम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है अगर मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, अगर मार्केट में ही रिवर्सल आ जाता है तो गिरावट रुकेगी। अगर मार्केट में निगेटिविटी आती है तो इसमें गिरावट होगी अभी, ठीक है। अगर मार्केट में ही कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो उस कारण से अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ये भी खींचा जाएगा, यहाँ से ऊपर रिवर्ट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन चांसेस, मेरा काम है सपोर्ट बता देना कि भाई उसमें 225 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। चलिए ऑटो बीज हो गया। अब हम लोग अगला चलते हैं इंफ्रा। ऑटो में तो सभी जानते हैं कि क्या क्या उसमें सेक्टर्स ऑटो बीज में क्या क्या आते हैं, वो आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक है। इंफ्रा मैं क्यों ले रहा हूं, मैं इंफ्रा को क्यों ले रहा हूं, पहले ये मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मैं इंफ्रा को क्यों ले रहा हूं। इंफ्रा मैं इसलिए ले रहा हूं कि इंफ्रा, अब कई लोगों को पता होगा तो मैं एक बार और रियल्स करा देता हूं कि इंफ्रा में पहले आते क्या क्या चीजें, एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इंफ्रा का अगर होल्डिंग्स आप देखेंगे कि इंफ्रा में आते कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। क्यों, क्योंकि प्रीवियस जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनको मैं एक बार दिखा देता हूं कि इसमें रिलायंस, भारतीय, एल&टी, एनटीपीसी पावर, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक पोर्टफोलियो बताया था जिसमें इंफ्रा को शामिल किया था, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो 10 ईयर्स वाला जो एक मैंने पोर्टफोलियो बताया था उसमें मैंने इंफ्रा को जरूर रखा था। क्यों, क्योंकि
अपना देश क्या है, ग्रोइंग कंट्री है। इंफ्रा जब तक मजबूत नहीं होगा देश ग्रो नहीं कर सकता है। तो इंफ्रा पे हर गवर्नमेंट जोड़ देती है। जब भी कोई देखिएगा बजट आएगा उसमें इंफ्रा पे जरूर जोड़ दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। तो इसीलिए इंफ्रा को लॉन्ग टर्म में मैंने उस पोर्टफोलियो में रखा था, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है, एक पेड़ की तरह है, धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन अच्छा ग्रो देता है। तो आप देखेंगे इसमें अच्छी सारी कंपनियां हैं, और इसमें जो आप इसका ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे मैं इंफ्रा को फिर से दिखा देता हूं आपको। इसमें गिरावट कितनी हो चुकी है तो आप देखेंगे 86.81 के आसपास है। अगर हम लोग 87 पकड़ते हैं, लगभग 13% का, 100 का हाइट है, लगभग 13% के आसपास इसमें गिरावट चल रही है ऊपर से। तो करेक्शन है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अपना सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अपना निवेश का आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए, ठीक है। मेरा काम है व्यू देना कि किस किस में मौका बन रहा है, वो मैंने व्यू दे दिया, ठीक है। ये अभी फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो भी मैं बता देता हूं आपको। इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 84 के आसपास। आप देखेंगे पिछली बार भी एक यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यानी कि काफी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 84 के आसपास। जब भी यहाँ से गिरावट होगी और 84 के आसपास के बीच में कोशिश कीजिएगा। अगर किन्हीं को ले रहे हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या लिए हुए हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपना, ठीक है। मैं फटाफट थोड़ा व्यू दे देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह लगा के वीडियो ये लंबा हो जाता है इस तरह से। मैं फटाफट अपना व्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक मैं ETF बता रहा हूँ कमोडिटी, ठीक है। इसको मैं कमोडिटी को ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, कारण है। कई लोग कहेंगे सर इंफ्रा तो चलिए आपने बताया सर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये होता है, ऑटो बीज तो खैर है ही। इन कमोडिटी को सर आप क्यों ले रहे हैं? कमोडिटी को मैं क्यों ले रहा हूँ, देखिए, क्योंकि इसमें गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। देखिए मैंने इसको क्यों लिया है उसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए, अगर कोई इन्वेस्टेड नहीं है तो वो अपना विचार कर सकते हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, ठीक है। आप देखेंगे इसमें गिरावट अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, लगभग जो इसमें उस दिन गिरावट हुई थी लगभग 18.5% के आसपास गिरावट हुई थी, और अभी भी ये 17.5% के आसपास गिरा हुआ है। 17.5% की गिरावट ऑलरेडी इसमें हो चुकी है, और अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास वो रुका हुआ है, ठीक है। और अगर वहां से गिरावट आती है तो अप्रोक्स, अगर इसमें गिरावट आती है तो अप्रोक्स ये 79 के आसपास जाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे कम चांसेस लग रहा है, क्योंकि जो अभी जिस जोन में वो रुका हुआ है वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें गिरावट और नहीं होनी चाहिए, मेरा एक व्यू है, ठीक है। लेकिन इस सब मैंने जो तीनों अभी ETFs बताए, सब में आपको कम से कम कोशिश करना है 6% के गिरावट पे ही लॉट साइज लगाना है, बल्क बाइंग नहीं करनी है इन सभी चीज़ों में, ठीक है। और हमेशा कोशिश कीजिए लॉट भी रखिए तो छोटा लॉट रखिए, जैसे कि आप लोग निफ्टी 20, बैंक 20 ये सब में बड़ा लॉट ले लेते हैं, उसमें लॉट साइज बड़ा भी रहता है तो चलता है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों में छोटा लॉट रखिए, ठीक है। छोटा छोटा सेक्टर है, छोटा छोटा लॉट भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। प्रॉफिट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो चलिए छोटा अमाउंट है, वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस मेरा व्यू यही है। इन सभी ETFs के बारे में मैंने अपना व्यू रखा, तीनों ETFs के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा व्यू पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और मेरा वीडियोस पसंद आता है तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आता है पसंद तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, मेरा कोई दबाव नहीं है। जो भी व्यूअर्स मेरे जुड़ते हैं, देखते हैं, अगर मुझे मेरा चैनल अगर उनको पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब जब भी कीजिए तो बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप मैं जो भी जानकारी देता हूँ उससे आप चूके नहीं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।